चलिए बच्चों, कल हम लोगों ने स्वर वर्ण के बारे में, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करके फिर आगे व्यंजन के विषय में आपको बताते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वरों के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 ही होते हैं। पहला है मूल स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरे को कहते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का प्रयोग अधिक नहीं होता है, इसमें केवल ओम जिन आता है। और मूल स्वर कौन से हैं जो मुख्य होते हैं? ये हमारे केवल 4 हैं, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर्ग में हमारे हैं 7, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 4 हमारे जो हैं ये हमारे दीर्घ स्वर में 7 हैं। ठीक, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे संख्या हो गई 7 और इसकी संख्या हो गई हमारी 4। अब 7 में 2 प्रकार के हैं, इन तीनों को कहते हैं मूल दीर्घ। क्या कहते हैं? मूल दीर्घ। और इन वर्णों को कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है। अब जो है ये किन वर्णों के मेल से बने हैं इसको पिछले वीडियो में बताया है, और मूल स्वर कैसे बने हैं ये भी आपको बता दिया गया है। इस तरह से हमारे 7 और 4 11 स्वरों की संख्या हमारी हो गई 11। स्वरों की संख्या हो गई 11। और लिखते समय कितने लिखते हैं? लिखते समय हम 13 लिखते हैं। ये है लिखते वर्णमाला में जब लिखते हैं तो लिखते समय 13 लिखते हैं और है 11। मात्राओं की संख्या हमारी है, मात्राओं की संख्या है 10। अयोगवाह वर्ण कितने हैं हमारे? एकवाह वर्ण है हमारे 2, अंग और आहा, ये दोनों हमारे अयोगवाह वर्ण हैं। ठीक है, अब यहाँ तक स्वरों को हमने पढ़ लिया, और अब आज हम व्यंजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके विषय में हम लोग जानते हैं। व्यंजनों के बारे में, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कोई अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी कि ध्वनि जो है वो अगाध रूप से मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और व्यंजन किसे कहते हैं? अब आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला में क्या पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन, अब व्यंजन किसे कहते हैं? सबसे पहले ये व्यंजन वे वर्ण हैं जिनको बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो प्राणवायु निकलती है, वो कहीं ना कहीं हमारे मुख के किसी न किसी अंग से टकराती है, तब वो मुख से बाहर आती है, इसलिए ऐसे वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, क, ख, ग, घ, अंगा, चा, छा, जा, झा और इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, प, फ, ब, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा,
शा, सा, हा और छ, त्र और ज्ञा। हम हिंदी वर्णमाला में जब लिखते हैं तो इतने वर्णों को लिखते हैं। अब देखिए इनके अलग अलग नाम है। पहले तो वर्ग है। अब देखिए क ख ग घ अंगा, इसमें पहले वर्ण के आधार पर इनका नाम रखा गया है। ये है क वर्ग। कौन सा वर्ग है? क वर्ग। च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग। ये इतने जो है 5 वर्गों में विभाजित हैं। इसके आगे य, र, ला, वा, इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ। और ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म। और क्षत्रज्ञ जो है ये हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर वर्ण। ये इस तरीके से होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि अब इसके बाद उच्चारण स्थान के आधार पर इनके क्या नाम है। जैसे हम लोग बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंगा। देखिए हमारे कंठ से जब वायु मुख से बाहर आती है तो 5 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर वो स्पर्श करती है। तो स्पर्श के आधार पर जैसे क, तो ये कंठ से निकलता है, तो इसलिए क वर्ग को कहते हैं कंठस्थ। कंठस्थ या कंठ्य। और उसके बाद है गले से निकलने वाली प्राणवायु जो है क, ख, ग, घ, अंगा। यानी इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो केवल गले से ही घर्षण होता है और मुख से ध्वनि बाहर आ जाती है। उसके बाद देखिए च, छ, ज, झ, इया। कंठ के बाद आता है हमारे मुख में तालु का स्थान, तो इसको कहते हैं तालव्य। यानी कि इन वर्णों को बोलते समय, 5 वर्णों को बोलते समय किस स्थान से हमारी प्राणवायु टकराती है? तालु से, इसलिए इनको तालव्य कहते हैं। और ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, ये जो है मूर्धा। अब बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे कि मूर्धा कौन से स्थान को कहते हैं, तो इसको ये मूर्धा से टकराने के कारण इसका नाम है मूर्धन्य। देखिए मूर्धा जो है तालु से थोड़ा सा आगे का स्थान होता है और दांत से पीछे जो जबड़े का ऊंचा वाला स्थान होता है उसको मूर्धा कहते हैं। तो जब हम ट, ठ, ड, ढ, अड़ा का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु जो है वो मूर्धा से टकराती है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसी को कठोर वर्ण भी कहते हैं। ये आप जान लें कठोर वर्ण किसे कहते हैं, तो इसी को कठोर वर्ण भी कहते हैं। ट वर्ग जो है यही कठोर वर्ण भी है। और उसके बाद त, थ, द, ध, न, तो ये किससे टकराता है? जब त, थ, द, ध, न बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है वो किससे टकराती है? दांतों से। त, थ, द, ध, न, दांतों से टकराती है, इसलिए त वर्ग के वर्ण जो भी हैं उनको दंत्य कहते हैं। दंत्य कहीं कहीं आपको दंतव्य लिखा भी मिलेगा, तो इसको दंत्य कहते हैं क्योंकि उच्चारण के आधार पर इनका नाम रखा गया है। अब देखिए प, फ, ब, भ, म जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ जो है मतलब इनको बोलते समय हमारे मतलब ओंठों का ही सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इनको होष्ठ कहते हैं। ओष्ठ्य, ये कौन से व्यंजन है? ओष्ठ, यानी ओष्ठ के आधार पर बोले जाते हैं। और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इसको और आप जान लें कि इनको और क्या कहते हैं। य, र, ल, व को ही अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगर पेपर में आए अर्ध स्वर कौन कौन से हैं इस तरह से, या कई आपको दिया होगा कि क, ख, ग, घ अंगा दे दिया,
चाचा जाजा दे दिया, टठा डठा दे दिया, इस तरह से दे दिया। किसी एक वर्ग मतलब अलग अलग वर्ग के वर्ण दे दिया और साथ में य र ल व, या इसमें से एक आध हटा करके भी दिया रहता है, तो आप उसको अर्धस्वर कौन से हैं, तो अर्धस्वर में ये आपके चारों आते हैं संस्कृत के अनुसार से। लेकिन हिंदी के अर्धस्वर जो हैं वो केवल 2 हैं, या और वा। हिंदी के अर्धस्वर कौन से हैं? हिंदी के अर्धस्वर, हिंदी के जो अर्धस्वर हैं, अगर हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप यहाँ पर केवल या और वा पर ही टिक करेंगे। जैसे या के साथ अन्य कोई होगा तो नहीं टिक करेंगे। जैसे यारा दे दिया, यावा दे दिया, या ला दे दिया, या शा दे दिया, तो इसमें या और वा जो होगा वही हिंदी के अर्धस्वर होंगे, बाकी हिंदी के अर्धस्वर नहीं है। लेकिन अगर केवल अर्धस्वरों को पूछा जाएगा या संख्या आपसे पूछी जाती है तो हिंदी के अर्धस्वर केवल 2 होंगे और संस्कृत के अर्धस्वर 4 होंगे। अर्धस्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो आप 4 लिखेंगे। इसी तरह से देखिए ये जो है श स सा हा, इनको ऊष्मीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऊष्म का मतलब है गर्माहट उत्पन्न होना। तो जब इन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर से एक घर्षण उत्पन्न होता है, इसलिए इन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब देखिए उसके बाद है, अब हमारे व्यंजन की संख्या कितनी है इसको हम लोग समझें। देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो 25 वर्ण हैं, 5 के क्रम में 5 लाइन लिखी हुई है हमारी, तो ये हमारे 5 गुणे 5 बराबर हो गए 25। इन 25 को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, इन 25 को स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। अब जो है श स सा हा, ये ऊष्म व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमारी हो गई 4, ऊष्मीय व्यंजन की संख्या हो गई हमारी 4 और संयुक्त व्यंजन हमारे हैं 3। एक स्रा का उच्चारण भी होता है, स्रा भी, लेकिन वर्णमाला में हम स्रा लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसलिए कि आपको संपूर्ण व्यंजन मुझे समझाना है, इसलिए मैंने स्रा बाद में लिखा है। ठीक है, तो ये जो है अगर वर्णमाला के कुल अक्षर पूछे जाएंगे, अभी मैं डिटेल से पूरा बता दूंगी फिर से। देखिए स छ त्र ग्र और स्र 4 हमारे संयुक्ताक्षर वर्ण हैं। ठीक है, अभी डिटेल में हम अलग अलग लिख देते हैं इसको। ठीक है, छ त्र ज्ञ और श्रा, इनका निर्माण कैसे हुआ है। देखिए छ का निर्माण जो है वो हुआ है, छ का निर्माण का प्लस शा, यहाँ पे हलंत लगेगा। ठीक, त्र तो बहुत आसान है, वो हम लोग को समझ में भी आ रहा है कि त प्लस रा। और ये जो ज्ञ, जिसको ज्ञ पढ़ते हैं, तो इसमें जो है ज प्लस या। देखिए हलंत लगाने का मतलब होता है कि ये वर्ण जो है वो स्वर रहित है, और जब अगर हम ये हलंत नहीं लगाएंगे तो वर्ण जो है स्वर सहित है। हमारे जितने भी वर्ण हैं स्वर सहित हैं, सभी में स्वर जो है जुड़ा हुआ है। अगर सभी में हलंत लगा देंगे तो सब स्वर रहित हो जाएंगे, स्वर सहित नहीं होंगे। ठीक है, और इसी तरह स्र जो है इसका जो है शा प्लस रा से स्र बना हुआ है। अब ये तो हुई व्यंजनों की बात। अब देखते हैं 2 व्यंजन और हैं, हिंदी वर्णमाला में नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में प्रयोग होते हैं। जब हम लिखते हैं कोई चीज़ तो उसके साथ प्रयोग होते हैं, उनकी संख्या हम लोग देखते हैं। एक है डा और एक है ढा। अब इसके नीचे जब बिंदी लगा दी जाती है तो इसको क्या पढ़ते हैं, डा और ढ़ का उच्चारण करते हैं, ढ़ और ढ़ का। जैसे बड़ा लिखते हैं